हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज चैनल 10M एक्सपर्ट IAS। सो हम यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी NCERTs। तो हम फर्स्ट क्लास 11th एंड क्लास 12th के NCERTs कवर करेंगे इस सीरीज में। आई एम वर्धमान जैन टेकिंग दिस कोर्स। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th NCERT फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। Okay, so this is the second chapter of fundamental of physical geography, the origin and evolution of the earth. Okay, हम सेकंड चैप्टर से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नहीं। वी विल स्टिल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट first we will start from the second chapter. Okay, so let's start it. The origin and the evolution of the earth. सो हम सब इस पैराग्राफ में लिखा है कि हम सब ने बचपन में कहीं ना कहीं कहानियाँ सुनी है हमारी अबाउट द स्टार, हाउ द स्टार फॉर्मेशन, दैट स्टार होते क्या हैं, वो कैसे बनते हैं। सो लेट्स लुक इनटू द फैक्चुअल नॉलेज जो कि साइंटिस्ट द्वारा दी गई है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट वी आर स्टडिंग द अर्ली थ्योरीज। ओके, a large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. Okay, बहुत सारे philosophers ने बहुत सारे different hypotheses दिए हैं about the origin of the earth। उनमें से एक बहुत popular और important argument जो है वो जर्मन philosopher ने दिया था जिनका नेम था इमैनुअल कांट। ओके, दिस इज हियर इमैनुअल कांट ने उनका दिया था। मैथमेटिशियन जब उन्होंने दिया उसका रिवीजन जो है वो एक मैथमेटिशियन ने करा था जिनका नाम था लैप्लेस, डिवाइस्ड इट इन 1796। ओके, इट इज नोन एज द नेबुलर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस का नाम नेबुलर हाइपोथेसिस है। The hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of a material associated with a youthful sun, which was slowly rotating. Okay, इस हाइपोथेसिस ये कहना चाहता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म्ड हुए हैं, एक मटेरियल एसोसिएट होता था जो कि यूथफुल सन के अराउंड घूमता रहता था। ठीक है, लेटर इन 1900 के बाद 2 और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको थोड़ा रिवाइज करा। चैम्बरलेन एंड मोल्टन कंसिडर्ड दैट अ वेंडलिंग स्टार अप्रोच्ड द सन। ओके, एक घूमता हुआ सितारा वो सूरज के पास जाके पहुंचा। एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। ओके, सोलर के सरफेस से सिगार शेप्ड, सिगार शेप मतलब जॉइंट शेप टाइप was separated from the solar surfaces. As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun. Okay, वो तो स्टार आगे चलता रहा लेकिन जो मटेरियल सन से टूट के अलग हुआ था वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगा। ठीक है, वो धीरे धीरे कंडेंस होके वो प्लैनेट बन गया। ओके, फिर दूसरी फिलॉसफीज आई जिनमें ये कहा गया, जो दी गई थी सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हेरोल्ड जीन्स। ओके, ये जितने भी नेम है आपको ये सब रिमेंबर करने हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हेरोल्ड जेफरी okay supported this argument. At a later date the argument considered of a companion to the sun to have been coexisting. ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों ने भी इस चीज को सपोर्ट करा। ओके, तो उन्होंने बोला कि सन के साथ पहले से ही एक कंपेनियन था। These arguments are called binary hypothesis. Okay, binary hypothesis क्यों बोला जाता है कि all know binary number is 1010. Okay, तो वही बोला गया है कि सन अकेला नहीं था, सन के साथ पहले से कुछ और मटेरियल भी था। In 1950, Otto Schmidt in Russia and Carl Wizaskar in Germany somewhat revised the nebular hypothesis, तो differing in details. Okay, तो इन दोनों साइंटिस्टों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज करने की कोशिश करी। नेबुलर हाइपोथेसिस जो पहले इमैनुअल कांट दे चुका था, फिर उसको लैप्लेस ने रिवाइज करा। ठीक है, उसके बाद चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने अपने अपने फैक्ट्स दिए थे। अब यहाँ पे इन दोनों साइंटिस्टों ने भी नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज करा। They considered that sun was surrounded by a solar nebula containing mostly the hydrogen and the helium along. सन जो है वो सराउंड है सोलर नेबुला से जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है, along with what may be termed as dust के साथ। ओके, हम जानते हैं कि आउटर एटमॉस्फेयर में डस्ट भी होती है। The friction and collision of particles led to the formation of a disc-shaped cloud, and the planets were formed through the process of accretion. ठीक है, तो उसी चक्कर में the formation of disc-shaped, एक डिस्क जो होती है ना, ओके, we like a MP3 डिस्क, उस तरीके से क्लाउड शेप हुआ, वो धीरे धीरे वो प्लैनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो ये कहना चाह रहा है। अब ये तो अर्ली हाइपोथेसिस थी, अब हम मॉडर्न थ्योरीज पे फोकस करते हैं। मॉडर्न थ्योरीज में क्या क्या बताया गया है। हाउ अ साइंटिस्ट इन द लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स रेदर देन जस्ट ऑफ द प्लैनेट ऑन द अर्थ। ठीक है, मॉडर्न हाइपोथेसिस में हम लोगों ने एक बिगर पिक्चर को कंसिडर करा कि हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन होता है रेदर देन जस्ट अर्थ और प्लैनेट। ठीक है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जो
वो अभी तक भी बहुत फेमस है, वो दिया गया था जिसका नेम है बिग बैंग थ्योरी। ओके, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को हम ये भी बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एडविन हबल in 1920 provided evidence that the universe is expanding। ठीक है, एडविन हबल ने सबसे पहले ये हमें एविडेंस दिया था कि यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। एज टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। ठीक है, टाइम पास होता है तो गैलेक्सीज का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन्स। ओके, टेक अ बैलून एंड मार्क सम पॉइंट ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है। आप एक बैलून लीजिए, आप उसमें 2 पॉइंट्स मार्क करिए। ओके, आप फिर आप उसको फुलाइए तेज से, तो आपको रियलाइज होगा कि धीरे धीरे जो है उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इससे हमारा ये क्या मतलब पता चलता है कि जो गैलेक्सी का स्पेस है वो भी एक कंटिन्यूएशन में नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। Now if you start inflating the balloon, the points marked on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands. Okay. Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasing and thereby the universe is considered to be expanding. यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं माना जाता है मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से, वो एक्सपेंडिंग ही माना जाता है। However, you will find that besides the increase in the distance between the points on the balloon, the points themselves are expanding. अब जब हम वो बैलून वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि जस्ट जो है उनका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, बट जो बैलून का पॉइंट है ना उसका भी डायमीटर या रेडियस वो इंक्रीज हो रहा है। दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, तो ये बैलून का एक्सपेरिमेंट एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए सही है, क्योंकि साइंटिस्ट फर्स्ट चीज के लिए मानते हैं, सेकंड चीज के लिए उसे नहीं मानते। ठीक है, वो कहते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज नहीं हो रहा, जस्ट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है। सो द बैलून एक्सपेरिमेंट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। अब द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि वो है क्या। इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल। ठीक है, एक सिंगल एटम था बिल्कुल, जिसकी अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम थी और इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी थी। ठीक है, अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। ठीक है, अब फिर एकदम से क्या हुआ, एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। ठीक है, इसका रीजन अभी पता नहीं क्यों, लेकिन वो ये मानते हैं कि जो टाइनी बॉल था वो एक्सप्लोड हुआ वायलेंटली एकदम से। This led to the huge expansion. It is now generally accepted that the event of the Big Bang took place 13.7 billion years before the present. Okay, mark this point, 13.7 billion before the present. The expansion continues even to the present day as it grew, some energy was converted into matter. ठीक है, ये माना जाता है कि जैसे expansion हुआ तो कुछ एनर्जी वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। This was particularly rapid expansion within fraction of a second after the bang. ठीक है, जो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई ना वो कुछ ही सेकंड के बाद हो गई थी जैसे बिग बैंग का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। Thereafter the expansion has slowed down. ठीक है, एकदम से फास्ट हुआ फिर वो धीरे धीरे हल्के हो गया। Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. ठीक है, तो ये माना जाता है कि ऐसे हमारा फर्स्ट एटम फॉर्म हुआ था बिल्कुल 3 मिनट के अंदर बिग बैंग इवेंट के। अब थर्ड पॉइंट क्या है, विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर। ठीक है, विद इन 3 लाख साल के अंदर अंदर ही टेम्परेचर जो है वो एकदम से ड्रॉप हो गया और उसने एटॉमिक मैटर्स का जनरेशन अलाउ कर दिया। The universe became transparent. The expansion of the universe means increase in space between the galaxies. Okay, तो ये जनरल पॉइंट है, बिल्कुल आप डायरेक्ट लाइन यहाँ पे दे रखी है। जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब डायरेक्ट है कि इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ओके, गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ना। एंड अल्टरनेट दिस वाज टू द हॉयलेस कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब एक और अल्टरनेट दिया, जैसे फर्स्ट तो बिग बैंग थ्योरी दिया मॉडर्न थ्योरीज में अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, एक और नया आया जो था हॉयलेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। ओके, हॉयलेस का इट कंसिडर्ड the universe to be roughly the same at any point of time. Okay, however, with the greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors argument of expanding universe. तो उन्होंने ये बोला कि यूनिवर्स तो roughly सेम था हर एक पॉइंट के टाइम पे, लेकिन हमारे जैसे जैसे एविडेंस मिल रहे हैं हमें उसके हिसाब से लग रहा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब हम सेकेंड चीज पे आ जाते हैं, द स्टार फॉर्मेशन। The star formation स्टार कैसे फॉर्म हुए? The distribution of matter and energy was not even in the early universe. ठीक है, these initial density difference gave rise to the differences in the gravitational forces and it caused the matter to get drawn together. Okay, the distribution of matter and energy, जो distribution of matter और ऊर्जा है, ठीक है, मैटर एक पदार्थ और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी है, वो कभी भी इक्वल नहीं थी। ठीक है, वो हमेशा डिफरेंस था उसमें, और उस डिफरेंस के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिफरेंस था।
जिसकी वजह से इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एरिया में ज्यादा था, किसी एरिया में कम था, तो कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ, कोई लेस स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ। दे फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, ओके। इसकी वजह से हमारी गैलेक्सीज बनी है। अ गैलेक्सी कंटेन्स, अ गैलेक्सी में क्या क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वेस्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स, ओके। लाइट ईयर्स जो है एक मेजरमेंट यूनिट है distance की, okay, it's not about time, it's about a distance. The diameter of an individual galaxy ranges from 80,000 to 1,50,000 light years, okay. तो एक डायमीटर एक गैलेक्सी का इतना माना जाता है। ये सब हाइपोथेसिस है। A galaxy starts to form by accumulating of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula, okay. ये एक हमने नेबुला हाइपोथेसिस पहले पढ़ा था, वो नहीं है, सेकंड है। उन्होंने बोला कि गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस था वो एक्यूमुलेट होने लगा, जिसकी वजह से एक क्लाउड बना नेबुला। अब इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस। अब जैसे ही वो नेबुला एक्सपेंड होता रहा ना, तो उसके अंदर जो लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस थी, मतलब जो लोकल गैसेस थी, वो अपने में अलग बिल्ड होने लगी। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज, गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। मतलब एक ही हाइड्रोजन गैस के अंदर अलग अलग गैस मिलके वो अलग अलग बनाने लगी, जिसकी वजह से स्टार फॉर्म हुए। The formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago. Okay, matter हमारा कब फॉर्म हुआ? 3 lakh years from the Big Bang theory. हमारा स्टार का फॉर्म हुआ 5 to 6 billion years ago. A light year is a what I said, वो यही लिखा है, light year is a measure of distance, okay, and not of time. Light travels at a speed of 3 lakh kilometer per second, okay, 3 lakh kilometer per second. Considering the distance of the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year. तो ये जो डिस्टेंस है वो एक साल में कितना कवर करेगा, उसे 1 लाइट ईयर का नाम दिया गया है। दिस इक्वल्स टू 9.461 into 10 to the power 12 किलोमीटर, ओके। इन टर्म ऑफ लाइट ईयर इट इज 8.33 मिनट्स ऑफ अ ईयर। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ अगर हम देखा जाए लाइट ईयर्स में, तो 8.331 मिनट ऑफ अ ईयर, ओके। हाउ यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ प्लैनेट्स, अभी तो हमने स्टार्स पढ़ा, अब हम प्लैनेट पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस, ओके, विद इन अ नेबुला। हमने ऐसे पढ़ा कि नेबुला के अंदर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस हैं स्टार्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस, ओके। अब अभी हम पढ़े थे कि एक नेबुला के अंदर बहुत सारी लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस थी। अब हम एक इंडिविजुअल लम्प ऑफ गैस को हम देखेंगे जिसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसमें कोर डेवलप हुआ, ओके, कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर, ठीक है। एक तो कोर डेवलप हुआ और उसके अराउंड जो डस्ट और गैस थी वो और रिवॉल्व होने लगी। अब सेकंड फेज क्या है? इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड, ओके, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू अ स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। वही है, सेम जैसे टाइम के साथ प्रोसेस होता है कि जो बाजू की चीज थी ना, जो घूम रही थी, ठीक है, मतलब जो मेन पॉइंट था वो कंडेंस होने लगा और वो मैटर जो कोर मैटर था ना, वो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट में हार्ड ऑब्जेक्ट की तरह डेवलप होने लगा। These small rounded objects by the process of cohesion develops into what is called as planetesimals, okay? तो उस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट को जो ये कोर था ना, उसको ये नेम गया है प्लैनेटेसिमल्स। लार्ज बॉडीज स्टार्ट्स फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेस द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। प्लैनेटेसिमल्स आर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, ओके। तो कोर मटेरियल को हमने नाम दे दिया है प्लैनेटेसिमल्स और उनको ही वो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। In the final stage, these large number of small planetesimals accrete to form a few large bodies in the form of planets, okay? तो ये कुछ छोटे जो planetesimals थे वो मिलने लगे ऑब्जेक्ट्स और वो एक प्लैनेट में फॉर्म होते गए। अब हम सोलर सिस्टम पे देखते हैं सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 planets, okay, we all know 9 planets. The 10th planet 203 UB 313 has also been recently sighted, okay. The 10th planet, you can remember the name, 2003 UB 313, okay, 33 related. The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation sometime 5.5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed about 4.6 billion years ago, ठीक है। तो जो नेबुला था ना, जो लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस से बना हुआ था, वो हाइपोथेसिस ये बोलता है कि वो स्टार्ट होने लगा कोलैप्स, ठीक है, वो टूटने लगा। और जो कोर था ना, कोर फॉर्मेशन स्टार्ट सम, तो उसका जो कोर था वो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ सम 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो और प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अ सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन
we all know star, sun is also a star, 9 planets, 63 moons, millions of smaller bodies that we call asteroids or comets. Okay, one of the 9 planet, out of the 9 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars are called the inner planet. Okay, हम सबने वो देखा है सोलर सिस्टम अपना, तो वो 4 इनर प्लेनेट होते हैं, they lie between the sun and the belt of asteroid. Okay, belt of asteroid घूमता है आफ्टर मार्स, वी ऑल नो, ठीक है। और जो उसके आगे के 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो आउटर प्लैनेट में आते हैं। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल, मीनिंग अर्थ लाइक, एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स। ओके, ये मोस्टली हम सब लोगों को पता है कि वो हार्ड सरफेस के हैं, तो उनका अर्थ लाइक होता है, उनमें हाई डेंसिटी है। और जो रेस्ट 5 हैं, जिनको हम जोवियन और गैस जायंट बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ड बॉडीज नहीं है। जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड हैव थिकर एटमॉस्फेयर, थिकर एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे, मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द सेम पीरियड समटाइम, ठीक है। प्लैनेट फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सम डेटा रिगार्डिंग अवर सोलर सिस्टम आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। Okay, what are the inner planets rocky while others are mostly in gaseous form? The difference between the terrestrial and Jovian planet, वो हम ये देखेंगे कि कुछ terrestrial और कुछ gaseous क्यों हैं, उनका रीजन क्या है। The terrestrial planets were formed in the close vicinity of the planet star, ठीक है। जो हम सन के साथ ही, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो सन के पास बने हुए हैं। वेट इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, वेट इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस, ठीक है। सन के पास है तो वो कुछ वो वार्म जो गैसेस थी वो इतनी कंडेंस नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ द वार्मिंग दैट वी गेट फ्रॉम द सन। जोवियन प्लैनेट्स वर फाउंड एट अ क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन, जोवियन काफी दूर बने हुए। The solar winds were most intense near the sun. Okay, so it blew lots of gases and dust from the terrestrial planet. The solar winds were not all that intense to cause similar, ठीक है। अब जो इसका मतलब ये है कि जो solar winds सन से हमारे आती है ना, वो बहुत ही इंटेंस और कंडेंस रहती हैं, तो वो जो एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की इंडिविजुअल गैसेस होती हैं उनको एक्यूमुलेट नहीं होने देती, ठीक है। The terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gas. The moon. The moon is the only natural satellite of the earth, we all know. Like the origin of the earth, there has been attempts to explain how the moon was formed. Okay, now we will focus on how the moon was formed. In 1838 में George Darwin, okay, suggested that initially George Darwin ने सबसे पहले बोला the earth and the moon formed a single rapidly rotating body. Earth और moon एक ही रोटेटिंग रैपिड बॉडी से बने हुए हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जो एक ही बॉडी थी, मतलब अर्थ और मून पहले एक ही थे। The whole mass became a dumbbell shaped body and eventually it broke. तो धीरे धीरे वो घूमता रहा और एक डम शेप्ड बॉडी बन गया और फिर वो एंड में आके ब्रेक हो गया, और वो जो ब्रेक पार्ट हो उसे हम मून बोलते हैं। It was suggested that the material forming the moon was separated from which part at present the depression occupied by the Pacific Ocean, ठीक है। तो ये भी एक उन्होंने डार्विन सर ने ये दिया था कि जो हमारा पैसिफिक ओशन का गैप है, जो पैसिफिक ओशन है, जो एरिया वहाँ पे वाटर से कवर है, वो ही एक्चुअली मून का पार्ट है, ठीक है। मून उसी एरिया से बना हुआ है। हाउ द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट द आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट साइंटिस्ट ने उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। इट इज नाउ जनरली बिलीव्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ द मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज एन आउटकम ऑफ द जायंट इंपैक्ट और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड द बिग स्प्लिट, ठीक है। वो ये इन्होंने ये बोला आज मॉडर्न साइंटिस्ट ने कि जो मून बना है वो उस हाइपोथेसिस का कारण, वो उसकी वजह से नहीं बना है, इट इज बिकॉज ऑफ द बिग स्प्लिट, ठीक है। एक बहुत बड़ा जैसे हम बोल सकते हैं कि दो बॉडीज आपस में मिलना, टकराना। अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times that of the mass collided into the earth sometime shortly after the earth was formed, ठीक है। एक मास के 1 to 3 times बॉडी हमारे अर्थ से टकराया। इट ब्लास्टेड a large part of the earth into space. The portion of the blasted material then continued to orbit earth and eventually वो मून बन गया, ठीक है। जो टकराया और जो हमारे अर्थ का हिस्सा टूटा बाहर जाके वो मून के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, आप ये देख रहे होंगे क्या हुआ ये। तो ये जो सोलर सिस्टम में बताया गया है कि ये तो 4 इनर प्लैनेट हुए हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, मार्स, फिर यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट है इतने में, फिर ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो। प्लेटो अब प्लैनेट नहीं रहा है, वी ऑल नो, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटीज दे रखी है और उनका रेडियस, सैटेलाइट्स है, यहाँ पे क्या क्या है, बट हमें याद करने की जरूरत नहीं। सैटेलाइट हियर मीन्स not the man-made satellite but the natural satellite, means the moon. Earth has 1 moon, Mars has 2 moon, Jupiter has 16, Saturn around 18, 17, 8, 1. Okay, total 63. Evolution of the Earth. Do you know that the planet Earth initially was a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium? स्टार्टिंग कैसे हुई? अर्थ से स्टार्टिंग में बिल्कुल एक बंजर जमीन थी जो और एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट पिक्चर ऑफ द अर्थ, वी ऑल नो, हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट प्रोसेस। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिससे कि आज जो अर्थ इतना ब्यूटीफुल है वो पहले क्यों नहीं था, ठीक है। तो यही बताया गया है
कि द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। वो डिफरेंस है कि 4600 मिलियन ईयर्स में और आज के इवोल्यूशन को, उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं कि पहले जो डिफरेंस था और आज वो डिफरेंस में कितना चेंज है। The Earth has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the Earth. Okay, we all know कि Earth layer part में divided है. The material that exists is not uniform. The atmospheric matter has the least density. Okay, from the surface to the deeper depth, and the interior has different zones, and each of these contains material with different characteristics. We will study this into the next chapter, जहाँ हम पढ़ेंगे कि जो Earth है वो कितने material से बना हुआ है, फिर उसमें कितनी layers हैं अंदर। ओके, जो हम बोलते हैं मेंटल क्या है, कोर क्या है, एवरीथिंग दैट। डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, द अर्थ वाज मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द इट्स प्रीमोर्डियल स्टेज। ओके, अब हम देखेंगे लिथोस्फीयर मतलब जो अपर एरिया है अर्थ का वो कैसे डेवलप हुआ। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज, ठीक है। अब ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, अंदर का जो एकदम से डेंसिटी बढ़ा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर भी बढ़ा, डेंसिटी बढ़ेगा, तो एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक है। जैसे डेंसिटीज बढ़ा तो कुछ मैटर कुछ डेंसिटी को अडॉप्ट कर पाए, कुछ मैटर कुछ अलग डेंसिटी को अडॉप्ट करेंगे, तो इस हिसाब से एक लेयर बनती चली गई जहाँ पे सेम थिंग से मैच होती चली गई। दिस अलाउड हैवियर मेटल लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द लाइटर वंस टू मूव टुवर्ड्स द सरफेस। वी ऑल नो कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ही डीप होगा, तो इसकी वजह से ये हुआ। विद द पैसेज ऑफ द टाइम it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. This later led to development of the outer surface in the form of a crust. इस ये सारे प्रोसेस की वजह से हमें आज हमारा क्रस्ट मिलता है, मतलब the surface we are standing. Okay, we build everything on the crust, the lithosphere, the soil. During the formation of the moon, due to giant impact, the earth was further heated up. अब वापस हमने जो भी ऊपर पीछे हाइपोथेसिस पढ़ा, जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने दिया था कि जैसे एक ऑब्जेक्ट जो मार्स के 1.2 into 3 साइज था, वो अर्थ से टकराया था मून बनने के लिए। द अर्थ फॉर्मिंग, वापस उसकी वजह से अर्थ हीट अप हुआ। It is through the process of differentiation that the earth-forming material got separated into different layers. Starting from the surface to the central part, we have a layer like crust, mantle, outer core, inner core. Okay, from the crust to the core, the density of the material increases. मतलब ऊपर से नीचे तक material की density increase होती है. Okay, not decrease, only increase. We shall discuss in detail a property in the next chapter. Okay, now we will focus on evolution of atmosphere and hydrosphere. Sorry. The present composition of the Earth's atmosphere is chiefly contributed by the nitrogen and oxygen. Okay, nitrogen and oxygen हमें पता है 97, हमें पता है कि कितना नाइट्रोजन लेयर में कितना परसेंटेज में है। You will be dealing with the composition and structure of the Earth atmosphere in chapter 8. There are 3 stages in the evolution of the present atmosphere. 3 stages हैं। The first stage is marked by the loss of the primordial atmosphere. पहली स्टेज तो डायरेक्ट ये बोला है कि जो पहले का एटमॉस्फेयर होता था ना हाइड्रोजन और हीलियम से फिल वाला, वो तो खत्म हो चुका, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या बोला है, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो हमारे इंटीरियर हॉटनेस थी ना अर्थ की, उसने हमारे राइट नाउ एटमॉस्फेयर को बिल्ड करा। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, these 3 were the reasons. The early atmosphere with the hydrogen and helium is supposed to have stripped out as a result of the solar winds. ठीक है, सोलर विंड की वजह से हाइड्रोजन हीलियम हटा है वहां से। अब इसका रीजन भी पता चल गया वो हाइड्रोजन हीलियम क्यों हटा। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ बट आल्सो इन द अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स व्हिच वर सपोज्ड टू हैव लॉस्ट देयर प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इंपैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। ये सिर्फ अर्थ के साथ नहीं हुआ है और सारे प्लैनेट्स के साथ भी हुआ है। During the cooling of the earth, gases and water vapor were released from the interior solid earth, the started of the evolution of the present atmosphere. Okay, the early atmosphere largely contained, जो से पहले हाइड्रोजन हीलियम रहता था, अब चेंजिंग के हिसाब से वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन सब रहता है। अब हम इसका जो परसेंटेज का मिक्सचर है वो भी हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि कौन सी गैस कितना परसेंटेज होल्ड करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। The process through which the gases were outpoured from the interior is called degassing. Okay, degassing क्या होता है? The process through which the gases were outpoured from the interior. हमारे अर्थ के इंटीरियर से जैसे जो गैसेस बाहर जाती हैं उसे डीगैसिंग बोला जाता है। Continuous volcanic eruptions contributed water vapor and gas to the atmosphere.
ठीक है. एज द अर्थ cooled, the water vapor started getting condensed. The carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in the rainwater, okay, and the temperature further decreases, causing more condensation and more rain. तो ये एक साइकिल से स्टार्ट हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में था वो वाटर में डिसॉल्व होने लगा और टेम्परेचर डाउन आने लगा. तो ये कंटिन्यूएशन में चलता रहा. The rainwater falling on the surface got collected in depression, giving rise to ocean. ऐसे ही हमारे ओशन बने. The Earth's ocean was formed within 500 million years from the formation of the Earth. Okay, हमें याद रखना है कि प्लैनेट तो बने थे 4.6 बिलियन ईयर्स बाद में फ्रॉम द बिग बैंग. ठीक है. अब लेकिन प्रेजेंट टाइम से 500 मिलियन हम ईयर्स बैक जाएं तब हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओशंस हुआ है. ठीक है. सो इट्स वेरी रिसेंट. दिस एल टेल्स दैट द ओशंस आर ओल्ड एज 400 मिलियन ईयर्स. ओके. ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स. ठीक है. Okay, sometimes around 3800 million years ago, life begins to evolve. ठीक है. तो पहले oceans है, उसके बाद 3800 million years ago. Okay, I read it wrong. The Earth's oceans were formed within 500 million years from the formation of the Earth. जब Earth form हुआ, उसके ही 500 मिलियन ईयर्स बाद, नॉट फ्रॉम द प्रेजेंट बट जब अर्थ बना उसके ही बाद से ओशन फॉर्म होने लगे थे. ठीक है. तो इसका मतलब ये ओशंस भी हमारे बहुत बहुत ओल्ड है. ठीक है. अब पहले ओशन है, उसके बाद लिविंग थिंग्स आए 3800 मिलियन ईयर्स अगो. However, around 2500 to 3000 million years before the present, the process of photosynthesis got evolved. Life was continued to the oceans for a long time. Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually, oceans were saturated with oxygen. And वही हमारा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे चेंज हुआ सब. ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओके. द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ. ओरिजिन कैसा है और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है. इट इज अनडाउटेडली क्लियर दैट द इनिशियल और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट. ठीक है. अब हाइड्रोजन हीलियम का जब एटमॉस्फेयर रहा होगा तो वो कंडीशन बनी ही नहीं कि वहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर पैदा हुआ हो. द मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. इट वाज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन माना जाता है विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड असेंबल्ड देम. ठीक है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उनका धीरे धीरे असेंबलेज स्टार्ट हो गया. दिस असेंबलेज वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्व्स कवरिंग इन एनिमेट मैटर्स इनटू अ लिविंग सब्सटेंस. ठीक है. वो खुद ही डबल हो सकते थे. ठीक है. अब इन एनिमेट मैटर्स को लिविंग सब्सटेंस में डेवलप होते चले गए. द रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. वी ऑल नो कार्बन डेटिंग जिसे हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ द रॉक्स. द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द पर्सन फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गे. ठीक है. ब्लू एल्गे which are found in the geological formation that are much older than these were 3800 million years ago. ब्लू एल्गे इज द फर्स्ट माना जाता है जो कि फर्स्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था. इट कैन बी अज्यूम्ड दैट लाइफ बिगन टू इवॉल्व समटाइम 3800 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. अब ये इतना ही था इस चैप्टर में. बस ये आपको एक टेबल दिखा देते हैं कि हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की टेबल बताई गई है. हम अभी ओके वी आर दिस. ओके. हम अभी हैं 0 to 10,000 मॉडर्न मैन मीन्स राइट नाउ. ठीक है. जिसके हम क्वार्टरनी हम होलोसेनी में रह रहे हैं. अभी एपॉक है हमारा होलोसेन. फिर उसके बाद है प्लीस्टोसीन 10,000 to 2 मिलियन जिसे हम होमोसेपियंस, जब होमोसेपियंस यू नो द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. फिर अब ऐसे ही स्टार्ट होता है प्लेसोजोन, मायोसीन, ओलिगोसीन, एओसीन, पैलियोसीन. ठीक है. हम यहाँ से देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ द स्टार्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, फिर सुपरनोवा हुआ. सुपरनोवा मींस आफ्टर बिग बैंग थ्योरी जो 3 मिनट के अंदर मैटर फॉर्म हुए. फिर ओरिजिन ऑफ स्टार्स हुआ तो 5000 to 1370 मिलियन ईयर्स पहले हो चुका था. ठीक है. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, ओरिजिन ऑफ सन हुआ. फिर उसके बाद हमारे ये एरा चल रहा है. ठीक है. फिर हमारा यहाँ पे दूसरा एरा आया, ये था प्री कैम्ब्रियन एरा. ठीक है. प्री कैम्ब्रियन में हमारी क्या क्या चीज़ें हुई. एटमॉस्फेयर से रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म. ठीक है. आप टाइम स्केल देखिए जो हमने अभी भी ऊपर डिस्कस करी है उसके हिसाब से चल रहा है. इतने में ओशियंस फॉर्म हुआ, एटमॉस्फेयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिला. फिर यहाँ पे 2500 हमने बोला 3800 मिलियन ईयर से लाइफ स्टार्ट हो गई थी. तो ब्लू ग्रीन एल्गे स्टार्ट हुई, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया. ओके. फिर थोड़े टाइम बाद सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपोली स्टार्ट हुए. अब यहाँ पे ये एरा था, ये एनॉस है, ये एरा है, ये पीरियड है. एनॉस, एरा, पीरियड. अब हम पीरियड पे आते हैं. ठीक है. ये पैलेजोइक है एरा. फिर हम पीरियड आते हैं. पीरियड में कैम्ब्रियन था. फिर कैम्ब्रियन में पहले नो टेरेस्ट्रियल लाइफ थी, उसके बाद मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स आए. ठीक है. फिर धीरे धीरे ऐसे टाइम इंक्रीज होता रहा तो न्यू
इवोल्यूशन ऑफ लाइफ होते रहा, जैसे फर्स्ट फिश आई, देन फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, एम्फिलियंस, फर्स्ट रेप्टाइल्स, फ्रॉग एंड टर्टाइल्स, एज ऑफ डायनासोर्स, ठीक है, जुरासिक, ट्रायसिक, क्रेटोशियस, ठीक है। तो हमें पूरा याद नहीं करना है, हमें बस एक बार इसे देखना है कि क्या है, हमें बस ये देखना है कि वी आर लिविंग इन अ क्वार्टरनरी पीरियड एंड हमारा एपॉक है होलोसिन, ओके। और हम मॉडर्न मैन है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो 0 to 10,000 ईयर्स, ठीक है। बस आपको एक बार इसे स्टडी करना है, दैट्स इट। सो ये हमने हमारा सेकंड चैप्टर कवर करा आज। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका, ये थोड़े एमसीक्यूज हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड चैप्टर देखेंगे। थर्ड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके। सो we end this today. Remember this is the class 11 geography, fundamental of physical geography, okay.